वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर, जो कि बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात हिंदी में भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और अंग्रेजी में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मानव मूल्य और पर्यावरण के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो यह मॉडल पेपर होगा आपका 2023 की परीक्षाओं के लिए। आने वाली 24 की परीक्षा 25 में सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका होता है मानव मूल्य और पर्यावरण का, आपको पता होगा, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपका एक पेपर होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सभी में आपको वो अनिवार्य प्रश्न पत्र देना होता है, जिसको अंग्रेजी में को करिकुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको मानव मूल्य और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज और ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ना होता है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बता दूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन। सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। और थर्ड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना होता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूँ और थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए बाइलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी में इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करता हूं। आइए चर्चा करते हैं सभी प्रश्नों के बारे में कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी वीक है यानी कमज़ोर है, और इसीलिए मैं हिंदी में ज़्यादा एक प्रकार से सहज महसूस करता हूँ अपने आप को बताने के लिए। तो यहाँ पर मैं हिंदी में प्रश्नों को पढ़ूंगा और उसके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अंग्रेजी वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उन्हीं की खास डिमांड पर यह वीडियो लाने का प्रयास किया गया है, और हिंदी वालों के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए थे। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो अंग्रेजी वाले हमारे छात्र छात्र हैं वो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर हुए हैं जो है उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आपकी यूट्यूब चैनल पर ही वीडियोज़ पड़ी हुई है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। जो है कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट कर दिया है प्लेलिस्ट वाली लिंक को, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत प्रश्न आने वाले हैं। तो जितने भी आप अगर थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार हैं, अनिवार्य प्रश्न पत्र देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पेपर को मतलब इस मॉडल पेपर को देखेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उन क्वेश्चंस पेपर को आप जो मैंने सॉल्व करवाया है उसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मूल्यों की कुल संख्या है, बताएं मूल्यों की कुल संख्या कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मूल्यों की संख्या कुल कितनी है भैया? मूल्यों की संख्या कुल मिलाकर के आपकी 4 है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। नैतिक मूल्यों को किसने? प्रकृतिवाद ने महत्व दिया, आदर्शवाद ने दिया, प्रयोजनवाद ने दिया, या फिर यथार्थवाद ने दिया। यानी गिव इंपॉर्टेंस टू मोरल वैल्यूज। बताएं, फटाफट से बताएं किसने दिया भाई इसको, बताएं। नेचरलिज्म, आइडियलिज्म, या प्रैग्मेटिज्म, या फिर रियलिज्म, किस विचारधारा ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया? तो खास करके जो आदर्शवादी है विचारधारा है, उस आदर्शवादी विचारधारा ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे, आइडियलिज्म। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। एक बार जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों तक अपने इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उनको बहुत ज़्यादा जो डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे, सर जी इसका एक मॉडल पेपर दे दीजिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो मैंने सोचा कि आपको देना चाहिए भाई। चले, प्रश्न आपका है, शुभ संकल्प शक्ति की अवधारणा होती है, बताएं। शुभ संकल्प शक्ति की अवधारणा होती है, कैसी होती है भाई? फटाफट से बताएं। यानी गुड विल पावर इज नीडेड। गुड विल पावर क्या उसकी आवश्यकता होती है, बताएं। धार्मिक मूल्यों में, या सामाजिक मूल्यों में, या नैतिक मूल्यों में, या सौंदर्य अनुभूति मूल्यों में? बताएं, सौंदर्य अनुभूति मूल्यों में, किस मूल्यों में शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है? तो नैतिक मूल्यों में किसकी आवश्यकता होती है? शुभ संकल्प शक्ति की जो है एक प्रकार से आवश्यकता होती है। इसकी भाई मोरल वैल्यूज में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। मूल्यों की आवश्यकता होती है, बताएं। सत्य एवं ज्ञान के चयन में मानक के रूप में, या सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरणों के लिए, या जीवन की आवश्यकता के लिए? बताएं, वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। मूल्यों की आवश्यकता होती है, सत्य ज्ञान के चयन में मानक के रूप में भी होती है,
सांस्कृतिक और धार्मिक आचरणों के लिए भी मूल्यों की आवश्यकता होती है, चूंकि मूल्यों के माध्यम से ही हमको सांस्कृतिक और धार्मिक जो विचार आचार होते हैं उनको हम समझ पाते हैं। जीवन की आवश्यकता भी होती है मूल्यों, मतलब कि बिना मूल्य के जीवन का एक प्रकार से कोई मतलब नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका लगेगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न देखेंगे कि मूल्यों की प्रकृति होती है, बताएं क्रियात्मक या व्यवहारिक या भावात्मक एवं संवेदनात्मक या उपरोक्त में से दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएं। तो मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? क्रियात्मक यानी व्यवहारिक भी होती है, भावात्मक यानी कि एक प्रकार संवेदनात्मक भी होती है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, उपरोक्त दोनों ही। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मूल्य का क्या अर्थ होता है भाई? मूल्य का मतलब होता है, मूल्य का एक प्रकार से सामाजिक अर्थ भी होता है, दार्शनिक अर्थ, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मूल्य होते हैं, दार्शनिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, कई प्रकार के मूल्य मैंने आपको 4 प्रकार बताए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? फटाफट से बताएंगे। कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा या सत्य? बताएं। करेक्ट आंसर आपसे का क्या होगा? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत था भाई? तो ये कष्ट सहने की अनंत क्षमता को भी उन्होंने माना, अहिंसा और सत्य तो उनके थे ही। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तो अंग्रेजी में भी आपका यहाँ पर डी लग जाएगा, नन ऑफ मतलब ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समझ में आ रहे होंगे तो अंग्रेजी वाले भी आप देखते रहिएगा नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? यानी व्हाट डिड गांधी जी मीन बाई स्वराज? गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? देश के लिए स्वतंत्रता या देशवासियों के लिए स्वतंत्रता या पूर्ण स्वतंत्रता या स्वशासन? बताइए। गांधी जी का जो स्वराज शब्द है जो गांधी जी ने दिया, खास करके उन्होंने मतलब कि गांधी जी ने स्वराज शब्द नहीं दिया, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य, यानी स्वराज का मतलब वो क्या समझते थे? तो देशवासियों के लिए स्वतंत्रता की बात उनके स्वराज में छिपी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, यह गांधी जी के किस दृष्टिकोण या गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है? बताएं। रोटी श्रम की अवधारणा पर या ट्रस्टीशिप की अवधारणा पर या फिर इन दोनों अवधारणा पर या फिर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, गांधी जी की यह दृष्टिकोण जो है ये रोटी श्रम अवधारणा पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, यानी वेल्थ विदाउट वर्क इज डीडली सिन, इट एम्फेसाइसिस ऑन गांधी जी व्यूज ऑन, तो ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट जो उनका है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है कि मतलब कि आपकी परीक्षा में, कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को डैश स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए, यानी कितने स्तरों में, किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत या राष्ट्रीय या फिर ये सभी? तो भाई गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभी स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में डैश पापों का उल्लेख किया, यानी कितने पापों का उल्लेख किया? तो गांधी जी ने 7 पापों का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन निर्माण के लिए, मानव निर्माण के लिए या चरित्र निर्माण के लिए? तो विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा का जो आधार होना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो मानव निर्माण का भी होना चाहिए, जीवन निर्माण भी और चरित्र निर्माण भी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद एजुकेशन शुड बी एम एट लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर मेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, देखें प्रश्न अच्छा है कि डैश ने यानी किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? तो किसने किया भाई? महात्मा गांधी ने या स्वामी विवेकानंद ने या फिर दोनों ने या फिर दोनों में से किसी ने नहीं? तो गांधी मतलब कि एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो है इनमें से गांधी जी ने भी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिक्षा के आध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, बोथ ए एंड बी दोनों, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
अगला प्रश्न आपका आ चुका है, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतया डैश के रूप में जाना जाता है, बताएं। विवेकानंद फिलोसॉफी कॉमनली नोन एज, बताएं। द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, या व्यवहारिक वेदांत, या इनमें से कोई नहीं। तो विवेकानंद जी का जो दर्शन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं, प्रैक्टिकल वेदांत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था भाई? विवेकानंद इज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हु सेड दिस? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? किसने कहा था? तो इसको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पहले, मतलब उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? स्वामी विवेकानंद जी ने श्री कृष्ण मतलब श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था भाई? तो उन्होंने यह पूछा था प्रश्न कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये प्रश्न स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अंग्रेजी में देखेंगे। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट स्वामी विवेकानंद आस्क्ड टू श्री रामकृष्ण एट दियर फर्स्ट मीटिंग? तो क्या कहा था? हैव यू सी गॉड? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की आप वीडियो पाते रहें। ठीक है, इसके मॉडल पेपर यानी कि BA BSc BCom आप किसी भी मतलब कि BA में भी है, BA में BSc BCom किसी में भी है, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलर है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन मूल्य एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। नैतिकता शब्द डैश के लिए है, यानी नैतिकता शब्द किसके लिए भाई? नैतिकता शब्द जो है मानव स्वभाव को समझने के लिए है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा मतलब ग्रीक शब्द से लिया गया, किससे भाई? तो नैतिकता जो शब्द लिया गया है ये लिया गया है इथोस शब्द से लिया गया है। ठीक है, द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। इथोस शब्द का क्या अर्थ है? इथोस मीन्स, तो इथोस शब्द का क्या अर्थ है भैया? इथोस शब्द का अर्थ होता है चरित्र। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, कैरेक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बताने का प्रयास करें सभी लोग। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आचार नीति एक डैश विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एथिक्स इज अ डैश साइंस, यानी आचार नीति एक कैसा विज्ञान है? सकारात्मक, नकारात्मक, सॉरी, या प्रयुक्त, या मानक, या व्यवस्थित, कैसा विज्ञान है? तो आचार नीति कैसा विज्ञान है भाई? आचार नीति एक मानक जो है विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। आचार नीति डैश के सही या गलत होने का निर्धारण करती है? बताएं। एथिक्स डिटरमाइंस राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ, बताएं। तो आचार नीति जो है किसको एक प्रकार से सही या गलत होने का निर्धारण करती, किसके? तो मानवीय क्रियाओं के सही और गलत होने का क्या करती है? आचार नीतियां निर्धारण करती है कि क्या चीजें गलत है, कौन सी क्रियाएं मनुष्य की और कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, ह्यूमन एक्शंस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार नीति को उत्तम मानता है, तो आचार नीति को उत्तम कौन मानता है भाई? जो है एक प्रकार से जो मनाता है, मतलब कि मानता है मानक। आचार नीति मानक को उत्तम मानता है। ठीक है, स्टैंडर्ड को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल पर, अगर आप नए आए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखेंगे। ओजोन क्षेत्र है, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का ह्रास, या समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताएं भाई। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका है कि ओजोन छिद्र है, बताएं। तो ओजोन छिद्र क्या है?
चूंकि ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही स्थित है, तो समताप मंडल में जो ओजोन परत है उस ओजोन परत में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से ओजोन क्षेत्र में ही एक प्रकार से कमी आ रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक जो कौन सी गैस है, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है तो वह डैश में उपस्थित होगा, किसमें, क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में, मध्य मंडल में या समताप मंडल में। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है यानी कि ऊपर की ओर, तो वो आपका पड़ेगा क्षोभ मंडल के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मतलब कि सबसे निचली परत, ये नहीं जो हम लोगों से निचली परत सबसे पड़ेगी आपकी क्षोभ मंडल, बाकी सबसे जो ऊपरी मंडल है वो बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं उसको, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ओजोन परत में उपस्थित है यानी द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, बताएं ओजोन परत उपस्थित है कहाँ पर है भाई, तो जो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं, बताएं वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन से भाई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये गैसें जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मियन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप लगाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है पृथ्वी मतलब वायुमंडल में वो 78 जो है परसेंट है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और बाकी में जो अन्य गैसें वो पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। प्रश्न है कि शुद्ध जल में या शुद्ध जल में से डैश आर्कटिक में बर्फ तथा अस्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है, बताएं शुद्ध जल में से, इसमें भरा जाएगा आपका 68.9%, यानी 68.9% आर्कटिक में बर्फ तथा अस्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का कितना भाग यानी हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई ओशियन, बताएं पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागरों से घिरा हुआ है भैया। तो 71% भाग घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग प्रति किलोग्राम की समुद्री जल कितनी है। तो भाई अगर लवणता की बात की जाए तो पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता जो है वो 35 ग्राम प्रति किलो ग्राम समुद्री जल है। ठीक है, 1 किलोग्राम अगर समुद्री जल को लाएंगे तो उसमें 35 ग्राम जो होगा वो लवणता आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल चक्र डैश से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, यानी द वाटर साइकिल रिफरेंस टू द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम, बताएं जल चक्र से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है एक जलाशय से दूसरे जलाशय से। ठीक है, जल चक्र एक जलाशय से दूसरे जलाशय से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वन रिजर्वियर टू अनदर, रिवरवियर। अगला प्रश्न मतलब कि रिजर्वियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित जलाशय है, मतलब निम्नलिखित जलाशय कौन है भाई। देखें ये इनमें से जलाशय कौन कौन से हैं, देखिए भूजल भी जलाशय है, वायुमंडलीय नमी भी जलाशय है, महासागर भी जलाशय है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी जलाशय हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपका है कि WWF, बताएं WWF होता है, WW वर्ल्ड वाइड बेड मतलब फंड कहते हैं इसको, या वुमेन रेसलिंग फेडरेशन बोलते हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं मतलब कि फेडरेशन बोलते हैं, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बोलते हैं इसको। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान, यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट
मतलब इंस्टीट्यूट कॉल्ड इन्वायरमेंट जो है वॉच डॉग इज, यानी कि पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला जो भारतीय संस्थान है वो कौन सा है भाई? तो उसको कहते हैं नीरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नीरी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। प्रश्न है कि भारतीय अल्पलाइन क्षेत्र में पाया जाने वाला मुख्य पादप है, बताएं सभी लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? यानी कि द मेन प्लांट फाउंड इन द इंडियन अल्पाइन रीजन इज, भारतीय अल्पलाइन क्षेत्र में पाया जाने वाला मुख्य पादप है, बताएं। तो उसको बोलते हैं रेडोडेंड्रॉन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है, प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार क्या है भाई? स्वस्थानीय, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, इन प्लेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है, भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है? यानी कि द मेन थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, वास स्थान हानि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जहां पर रहते हैं उसी स्थान की हानि हो जाती है, तो वो एक प्रकार से एक खतरा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि भारत का विलुप्त होता जंतु है, तो भारत का जो विलुप्त होता जंतु है वो भाई देखें, ऊंट, बिल्ली, सांड तो आपको दिख जाएंगे, बैल भी दिखेंगे, एशियाई चीता खात्मे की ओर है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, बताएं। सदैव एक दिशा में होता है, सदैव दो दिशा में होता है, किसी भी दिशा में होता है, सदैव नीचे की ओर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी बताया भी है बहुत बार। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा और हमेशा एक ही दिशा में होता है, सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में क्या सत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में क्या सत्य है भाई? इनमें से देखें, पारिस्थितिकी उपभोक्ता उत्पादकों पर न्यूनतम रूप से निर्भर रहते हैं, नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं, नहीं होते हैं, कम होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से क्या होते हैं? अलग, मतलब अधिक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने के, मतलब कार्य करने एवं बनाए रखने के लिए कौन सी मूलभूत आवश्यकता है, बताएं। तो सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश होते रहना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे ये अंग्रेजी में आपका दिया हुआ है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई सभी लोग। प्रश्न है कि किसी भी जलीय पिंड के किस स्तर में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो किस स्तर पर होता है भाई? वह गहराई जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है वहां तक प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है और अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार मैं और यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जैसे बकरी वगैरह हो गई जो इस घास वगैरह खाती, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गई और ये प्राथमिक उत्पादक हो गया, ठीक है। पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ प्राथमिक उत्पादक, मतलब उपभोक्ता, मतलब कि खाने वाला पहला कौन हो गया? बकरी घास खाती है, ठीक है, यानी कि वो किस पर निर्भर है? जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो उत्पादकों पर निर्भर है, ठीक है। उसके ऊपर बकरी को कौन खा सकता है? मनुष्य भी खाता है, ठीक है। तो मनुष्य हो गया आपका सेकंड, मतलब कि द्वितीय, जो है एक प्रकार से द्वितीय क्या होता है? उपभोक्ता, द्वितीय को उपभोक्ता हो गया। और जो द्वितीय को उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। और इसके बाद में आता है आपका मांसाहारी, यानी कि मांसाहारी में आप शेर को रख सकते हैं यहाँ पर। शेर मनुष्य को भी खा लेता है, बकरी को भी खा लेता है, यानी कि वो मांसाहारी होता है। लेकिन शेर जो होता है वो घास नहीं खाता, ये बात आप भी ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से ये आपका पिरामिड हो गया। थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास, उपभोक्ता और उत्पादक में आप, घटक में आप समझ नहीं पाते, तो इसके लिए मैंने आपको सोचा बता दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात जो बचा हुआ मृत शरीर होता है उसको क्या कहते हैं? विलुप्त, अपघटित या प्रसार या प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर होता है, अपघटित उसको कहते हैं, या एक प्रकार से अपघटित कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, बताएं। अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है भाई, तो कहाँ से प्राप्त होती है, उत्पादकों से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, प्रोड्यूसर्स से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो एकमात्र स्रोत कौन सा है भाई ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए, वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी के लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है, फूड चेन से। प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में जीवों को श्रेणियों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि जो है पोषक जो स्तर है वो बना रहे अच्छे तरीके से, और सभी लोग एक प्रकार सही तरीके से काम कर सकें और सभी लोग सही तरीके से रह सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका होती है, व्हाट रोल ह्यूमन प्लेज इन फूड चेन, बताएं। तो खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की जो है क्या भूमिका होती भैया, तो क्या भूमिका होती, मानव खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और वैसे तो मानव की श्रृंखलाओं में मतलब खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की जो भूमिका होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, मतलब शामिल होते हैं मानव खाद्य श्रृंखलाओं में, लेकिन एक प्रकार से आप देखते हैं और मानव नहीं भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि ठीक है शामिल ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे। वैसे मनुष्य जो होता है वो उपभोक्ता होता है, क्या होता है मनुष्य, उपभोक्ता, यानी कि बी ऑप्शन इसका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर तरीके से आपका लग सकता है। ठीक है, कंज्यूमर्स, मनुष्य क्या है, कंज्यूमर्स है। ठीक है, बी ऑप्शन लगाइएगा मेरे हिसाब से। इसका सी भी लग सकता है कहीं कहीं पर और बी भी लग सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बी भी हो जाएगा, सी भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन बी ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, चूंकि मनुष्य भी उपभोक्ता ही है। ठीक है, चूंकि वो निर्भर है दूसरों पर, आप घट मतलब कि उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है, मतलब किस कौन सा उल्टा पिरामिड बनाता है, बायोमास का उल्टा पिरामिड देखा जा सकता है समुद्रों में या तालाबों में, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र में आप उल्टा पिरामिड देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, बताएं सभी लोग कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है भाई, तो बायोमास का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, बायोमास का पिरामिड या फिर ऊर्जा का पिरामिड, बताएं तो कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है भाई। देखिए, पिरामिड बायोमास का पिरामिड भी सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड, वैसे तो ऊर्जा का पिरामिड ही लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा एक दिशीय और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ओके, बायोमास का नहीं होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे कि बाद में कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है, बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यानी बाद में कौन सा पिरामिड जो होता है उल्टा या सीधा हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या का पिरामिड जो होता है ये बाद में उल्टा या सीधा हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सीधा उल्टा हो सकता है भाई, इसमें भी वही प्रश्न आपसे पूछा गया है लेकिन ऑप्शन आपको थोड़ा सा अलग दिया गया है। तो इसमें जो पिरामिड उल्टा या सीधा हो सकता है, बायोमास का पिरामिड भी आपका उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, सॉरी सी लगा दीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलें, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को किस प्रकार दर्शाया जाता है, बताएं। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हाउ इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स डिपिक्टेड, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो सीधा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर जीवित पदार्थ की कुल मात्रा के
कुल शुष्क भार का प्रतिनिधित्व करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमास का पिरामिड ऐसा करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे आते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चले भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आपका अगला आ चुका है कि कौन सी गैस ओजोन परत की नुकसान पहुंचा रही है? कौन सी गैस भाई? मैंने आपको बताया था CFC जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है ओजोन परत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सभी से, AC से, एयर कंडीशनर, इन सभी से क्या निकलती है? CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस निकलती है। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन 3-4 बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अम्ल वर्षा कौन सी गैस करवाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 करवाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, लाफिंग गैस कौन सी है? तो NO2 है, क्लियर। तो एक प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी तो लग जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि सबसे ज़्यादा वातावरण को मतलब कि वायु प्रदूषण को फैलाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होती है। आपसे पूछता सबसे गर्म गैस कौन सी है, या फिर एक प्रकार से वैश्विक तापन या ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे प्रमुख कौन सी है? तो आप बताएंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है, मतलब कि जोड़ा होता है? तो अम्ल वर्षा में बात की जाए खास करके SO2 और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका युग्म होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करता है? बताएं। व्हिच प्लांट क्लास एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर सल्फर पोल्यूशन? बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करता है? तो लाइकेन करता है ऐसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि कौन सी गैस ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है? बताएं। व्हिच गैस ब्लरिंग द ताजमहल कलर? बताएं, तो कौन सी गैस ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है भैया? तो सल्फर डाइऑक्साइड ही कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अम्ल वर्षा के कारण से हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण से। अगला प्रश्न आप देखते हैं। भारत देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इज? बताएं, भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी भाई? यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यमुना। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हैजा, प्रश्न आपसे पूछा हैजा फैलता है। हैजा एक बीमारी है, हैजा फैलता है जिसको आप कालरा कहते हैं अंग्रेजी में। तो कालरा स्पीड मतलब स्पीड्स। बताएं, हैजा फैलता है। हैजा जो होता है प्रदूषित जल से फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। पॉल्यूटेड वाटर से कालरा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण वन विनाश का प्रमुख प्रभाव है, फटाफट से बताएंगे। पर्यावरण वन विनाश का प्रमुख प्रभाव क्या है इनमें से? बताएं। मरुस्थलीकरण में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। मृदा क्षय में वृद्धि भी हो रही, मृदा का क्षय मतलब मृदा में कटाव। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा में वृद्धि भी हो रही पर्यावरण वन विनाश के कारण से। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ये सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे यहाँ पर कि जैव अक्षयकारी प्रदूषक है। जैव अक्षयकारी प्रदूषक कौन है भाई इनमें से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जैव अक्षयकारी प्रदूषक तो देखें प्लास्टिक, मरकरी, DDT ये सब हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, लेड यानी सीसा का घातक असर पड़ता है। तो सीसा का जो घातक असर पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? वो तंत्रिका तंत्र पर ही पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम, बताएं, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का हमला कब किया था? तो 7 और 9 अगस्त को हुआ था शायद, ठीक है, 6 या 9 अगस्त को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ठीक है। 1900 कब हुआ था? 1946 में युद्ध समाप्त हुआ, तो 1945 में ही लगभग हो गया था शायद, या 46 में हुआ था ऐसे, ठीक है। 1946 में युद्ध समाप्त होता है, 1900 एक प्रकार से 45 में ही बम फेंक दिया गया था, ठीक है, 45 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं, क्या मापते हैं भाई? पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे।
प्रश्न है किस राज्य का भूगर्भ जल आर्सेनिक से प्रदूषित है। तो किस राज्य का जल ऐसे प्रदूषित है भाई, बंगाल का आर्सेनिक से प्रदूषित है। ठीक है, जो भूमि के अंदर वाला जल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर ये मेहनत पसंद आती है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी इसको बताइए, तो फिर मैंने ह्यूमन वैल्यूज और इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास लेकर के आए। चले, प्रश्न आपका आ चुका है कि मानवजनिक पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, बताएं मानवजनिक पर्यावरण प्रदूषक कौन से कहलाते हैं भाई, परजैविक पर्यावरण, यानी कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो चमड़ा उद्योग से, चमड़ा उद्योग से सबसे ज्यादा रासायनिक उद्योग मतलब कि रासायनिक प्रदूषण होता है। कानपुर में आपको पता होगा, उन्नाव पड़ता है कानपुर के ही बगल में, तो वहां पर चमड़ा उद्योग बहुत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में भारत का कितना भाग है, बताएं फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में जो भारत का स्थान है, भारत का भाग है वो 1% है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, फ्लाई एस निकलती है, बताएं फ्लाई एस इज रिलीज्ड, यानी फ्लाई एस निकलती है तो विद्युत उत्पादन जो संयंत्र होते हैं उन्हीं से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पावर जनरेशन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स जनरेट्स द लास्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई ईंधन मतलब कि जो है प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन सा उत्पन्न करता है भाई, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है भाई, देखिए कीटनाशकों का प्रयोग लगातार, औद्योगिक कचरा उसमें फेंकना, शहरों का कूड़ा कचरा, ये सब भी ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी की परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा पर्यावरणीय विज्ञान की अवधारणाओं का अध्ययन है स्थिरता विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण भरा जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, स्थिरता के चक्रों के 4 डोमेन संस्कृत राष्ट्र के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, बताएं सभी लोग फटाफट से। स्थिरता के चक्रों के 4 डोमेन संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किए जाते हैं, वो 4 डोमेन कौन कौन से हैं। तो पहला आर्थिक, दूसरा पारिस्थितिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा सांस्कृतिक, यानी इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन स्थिरता के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। तो स्थिरता के लिए नेतृत्व कौन प्रदान करता है, उपभोग को कम करना तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकना, ये क्या करता है, ये स्थिरता के नेतृत्व को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है, बताएं सभी लोग आवश्यक शर्त कौन सी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल मतलब कि यूक्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, फटाफट से बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ भैया। ये लागू हुआ था 1989 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया था। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया था भाई,
फटाफट से बताएंगे। तो भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो स्वीकार किया था 1992 में स्वीकार किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 1992 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, बताएं। व्हाई डिड क्योटो प्रोटोकॉल एक्सेप्ट एडॉप्टेड, बताएं भाई। तो क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया, 1997 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था। जैव विविधता सम्मेलन के लिए जो प्रोटोकॉल अपनाया गया था वो जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, प्रश्न सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है, फटाफट से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है कि पर्यावरण समस्या से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह है। तो वह क्या है भाई, वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा भाई। अगला प्रश्न आपका क्या आ चुका है, अगला प्रश्न है आपका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका है अगला प्रश्न कौन सा है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव कोष स्थापना की गई, बताएं सभी लोग कब की गई भाई, 29 अप्रैल 1961 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, तीव्र गति से इसीलिए बढ़ रहा हूं ताकि आपका पेपर जल्दी लगा हुआ है तो आप सभी प्रश्नों को समझ लें। अगला प्रश्न आपका है IUCN यानी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हमेशा प्रश्न बनता है तो आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, बताएं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, वैश्विक हरित विकास संस्थान एस मतलब कि ट्रिपल जी आई की स्थापना कब हुई थी। और ट्रिपल जी आई की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ट्रिपल डी का मतलब क्या होता है, एक जी का मतलब होता है ग्लोबल, एक का मतलब होता है ग्रीन, एक का मतलब होता है डेवलपमेंट, एक का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जी डी आई होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के रूप में भी जाना जाता है, वो आयोजित होने वाला है। बता मतलब आयोजित कब कहाँ पर हुआ है, 2021 वाला जो था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था भाई, वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, बताएं भाई कहाँ पर आयोजित हुआ था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आयोजित हुआ था आपका जो है ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से ये तमाम सारे प्रश्न आपके थे जो कि मैंने आपको बता दिए, और निश्चित तौर पर आपसे यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए हिंदी गद्य का है क्वेश्चन पेपर, आप देख लीजिएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाला। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के लिए भी, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जिनका पेपर लगा हुआ है BA थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपके चैनल पर प्लेलिस्ट में या यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू।